मेट्रो की खचाखच भीड़ में भी अनुपमा के चेहरे पर एक अलग ही शांति और सुकून नजर आ रहा था। शहर की चहल-पहल से दूर वह अपने ही विचारों में डूबी थी, जब अचानक एक नन्ही सी लड़की उसके पास आकर बैठ गई। मासूम आंखों वाली उस बच्ची ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, आप इतनी खुश क्यों लग रही हो? अनुपमा मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर वो सच्ची माँ की सी चमक थी जो सिर्फ अपने बच्चे की याद में आती है। उसने अपना फोन निकाला और राही की एक तस्वीर उस बच्ची को दिखाते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। बच्ची ने उत्सुकता से फोटो देखी और फिर अपनी माँ के बारे में बताने लगी। अनुपमा ध्यान से सुन रही थी, जैसे किसी और की कहानी में खुद को ढूंढ रही हो। जैसे ही स्टेशन आया, अनुपमा उतरने को तैयार हुई। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और मदद की गुहार लगाई। उसने बताया कि वह काम पर जाने के लिए बहुत देर कर चुका है और यदि टिफिन समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अनुपमा के चेहरे पर थोड़ी चिंता उभरी, लेकिन उसने एक पल की भी देर किए बिना सहमति में सिर हिलाया। टिफिन हाथ में लेकर वह तेजी से मेट्रो से बाहर निकली, मन में एक संतोष लिए कि उसने किसी के दिन को बेहतर बनाने में मदद की। उधर शाह हाउस में सुबह की शुरुआत प्रार्थना और योग के जरिए हो रही थी। हसमुख बड़े उत्साह से योग दिवस को लेकर तैयारी कर रहे थे और लीला ने भी प्रार्थना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि वह इस आयोजन में जरूर भाग ले। प्रार्थना थोड़ी असमंजस में थी, उसका मन कहीं और था। अंश ने सबको याद दिलाया कि आज प्रार्थना की पहली सोनोग्राफी है। ये सुनकर प्रार्थना की आंखें नम हो गईं। मां बनने की भावना उसके भीतर उठ रही थी, पर दिल में एक खालीपन भी था। उसे लग रहा था कि शायद कोई उसके साथ नहीं जाएगा। लीला ने इस मौके पर भी अपनी कठोरता नहीं छोड़ी। उसने प्रार्थना को सख्त लहजे में कहा कि वह अंश को सोनोग्राफी में साथ न ले जाए क्योंकि वह बच्चा उसका नहीं है। ये बात सुनकर प्रार्थना का दिल और भी टूट गया। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। भीतर से वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी और शायद किसी एक की साथ की तलाश कर रही थी जो बिना सवाल के उसके साथ खड़ा हो। उधर मनोहर स्टेशन के बाहर खड़ा था, अनुपमा का इंतजार कर रहा था। जब अनुपमा उसके पास पहुंची, तो उसने देरी के लिए माफी मांगी और बताया कि वह एक बुजुर्ग की मदद करने के कारण लेट हो गई। मनोहर ने उसकी बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से ऐसी रही हो, सबसे पहले दूसरों की परवाह करने वाली। अनुपमा उसकी बात पर चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में राही के लिए एक नमी थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक दिन उसे माफ कर दे। मनोहर ने बात को हल्का करने की कोशिश की और अपनी कक्षा की तरफ बढ़ गया। किस्मत का खेल देखिए, उसी वक्त राही की राहें अंश और प्रार्थना से टकरा गईं। कुछ पल के लिए सब स्तब्ध हो गए। अंश ने झुंझलाते हुए राही से कहा कि वह उनसे दूर रहे और कोई संपर्क न करे। राही ने थोड़ी कठोरता से जवाब दिया कि वह व्यस्त है और घर के नौकरों पर भरोसा नहीं कर सकती। अंश ने जब उसकी तुलना अनुपमा से कर दी, तो राही के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने झल्लाकर कहा, प्लीज मुझे मेरी माँ से मत मिलाओ। यह कहते हुए वह तेजी से वहां से चली गई। थोड़ी दूरी पर खड़ी माही इस पूरे दृश्य को देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की एक लकीर खिंच गई थी। वह समझ रही थी कि रिश्तों की जड़ें कितनी उलझी हुई हैं और उन पर चलना कितना कठिन हो सकता है। शाम को मनोहर अपने बेटे के साथ एक शांत कोने में बैठा था। बातचीत के दौरान उसने धीरे से अनुपमा की ओर देखा और फिर हल्के से पूछा, तुमने कभी अपने बच्चों के बारे में कुछ बताया नहीं? क्या वे कभी तुमसे मिलने आते हैं? अनुपमा ने उस सवाल को अनसुना कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में एक सूनापन झलक रहा था। वो उन सवालों से बचना चाहती थी जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। इस एक दिन में कई भावनाएं बहती रहीं, मां बेटी के टूटते रिश्ते, अकेलेपन की चुभन, उम्मीद की एक हल्की सी किरण और इंसानियत की वो रोशनी जो अनुपमा हर पल अपने कर्मों से बिखेर रही थी। ये सब कुछ इस तरह जुड़ गया मानो हर किरदार अपनी राहें खोज रहा हो, किसी के लिए माफी की तलाश, किसी के लिए अपनापन और किसी के लिए खुद से सच्चाई का सामना।
घर के कोने में एक दीपक की धीमी लौ के सामने बैठी अनुपमा चुपचाप आंखें बंद किए किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बहती नमझी झलक बता रही थी कि उसके भीतर बहुत कुछ चल रहा है। वह कोई शिकायत नहीं कर रही थी, कोई सवाल नहीं पूछ रही थी, सिर्फ दिल से एक दुआ कर रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए करती है, बिना किसी अपेक्षा के। तभी घर के बाहर परितोष अपने दो पुराने दोस्तों राजा और अन्य एक युवक के साथ बातचीत में डूबा हुआ था। तीनों एक नए स्टार्टअप आइडिया पर चर्चा कर रहे थे। योजना की संभावनाएं और फायदों को लेकर राजा काफी उत्साहित था। परितोष भी उस ऊर्जा से प्रभावित हुआ। लंबे समय बाद उसके चेहरे पर फिर से कुछ करने की चमक दिखाई दी। उसने कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसने निवेश करने की सहमति दे दी, मानो जीवन उसे एक और मौका दे रहा हो। उधर मनोहर अनुपमा के पास आया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज कुछ नया करते हैं। वह उसे नृत्य सिखाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अनुपमा थोड़ा झिझक रही थी। वह स्वयं नहीं जानती थी कि उसके अंदर अब भी नृत्य की लहरें छिपी हैं। पर जब मनोहर ने धुन बजाई और कदम आगे बढ़ाए, तो अनुपमा का शरीर जैसे अनजाने में चल पड़ा। उसके हाथ, उसके पांव, सब कुछ सुरों के साथ बहने लगे। मनोहर थोड़ी देर तक बस उसे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे किसी जमी हुई नदी को फिर से बहते देखा हो। लेकिन उसी पल अनुपमा अचानक रुक गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। वह नृत्य के उन क्षणों से पीछे हट गई, जैसे अतीत की परछाई ने उसे पकड़ लिया हो। घर के दूसरे हिस्से में पराग राही को समझा रहा था कि अब वक्त आ गया है जब उसे अकादमी में काम शुरू कर देना चाहिए। राही थोड़ी परेशान थी। उसके मन में घर और काम दोनों को संतुलित करने की चिंता थी। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि मैं दोनों कैसे संभाल पाऊंगी। पराग ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम में बहुत ताकत है राही। तुम सिर्फ माँ की बेटी नहीं, खुद भी एक मजबूत इंसान हो। वह उसकी आंखों में आत्मविश्वास भरने की कोशिश कर रहा था। अचानक वसुंधरा कमरे में दाखिल हुई और उनके बीच की बातचीत को सुन लिया। वह तुरंत राही के पास आई और तीखे स्वर में बोली, याद रखना, अगर तुमने दूसरों को खुश करने में खुद को खो दिया, तो तुम भी अनुपमा की तरह खत्म हो जाओगी। हमेशा दूसरों को दोष देने वाली। राही को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने विनम्रता से वसुंधरा की मदद करने की पेशकश की। परंतु वसुंधरा ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पराग ने राही को चुपचाप अंदर जाने का इशारा किया और वह भीतर चली गई, मन में कई सवालों और एक अनजाने डर के साथ। वहीं पाखी और ईशानी के बीच एक अजीब सा संवाद हो रहा था। पाखी ने ईशानी से कहा कि वह कुछ नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स आजमा कर देखे। ईशानी ने संदेह से पूछा, क्या तुम इन्हें पार्लर से चुरा लाई हो? पाखी ने हंसते हुए इस बात को टाल दिया और जोर देकर कहा, बस इस्तेमाल करो, कमाल के रिजल्ट्स हैं। ईशानी ने बिना और सवाल किए वह क्रीम उठा ली, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं शक अब भी था। शाम ढल चुकी थी और दिन की थकान के साथ अनुपमा कुछ सुकून तलाशने के लिए बाहर निकली। उसे आवाजें सुनाई दी। भारती और मंगेश आपस में झगड़ रहे थे। वह पास पहुंची तो देखा कि भारती रो रही थी और मंगेश चिल्ला रहा था। अनुपमा ने दोनों को शांत करने की कोशिश की। मंगेश ने उससे अनुरोध किया कि वह भारती को समझाए और उसे अपने पास वापस भेजे। अनुपमा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। वनराज के साथ बिताया उसका बीता हुआ कल उसकी आंखों के सामने घूम गया। कैसे बार बार वह खुद को झुका चुकी थी, अपने आत्मसम्मान को कुचल चुकी थी। उसने भारती का पक्ष लिया। मंगेश को साफ साफ कहा, किसी औरत को उसकी इच्छा के खिलाफ मजबूर करना गलत है। मंगेश ने जब गुस्से में दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, तो सरिता सामने आई। उसने मंगेश से सख्त लहजे में कहा, अगर अब दोबारा यहाँ दिखे तो हम पुलिस बुलाएंगे, संभल जाओ। मंगेश ने गुस्से में पैर पटका और वहां से चला गया। भारती सिसकती हुई अनुपमा के पास आई और कहा, आपने मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। शुक्रिया।
अनुपमा ने उसका हाथ थामा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक गहराई थी। शायद वो अपने पुराने घावों को याद कर रही थी। इस शाम में सिर्फ बाहरी घटनाएं नहीं घटी थी, बल्कि हर पात्र के भीतर कुछ टूटता, जुड़ता, बदलता चला गया। अनुपमा के भीतर नृत्य की पुरानी धड़कन फिर से जागी थी, लेकिन उसके कदमों में अब भी डर था। राही ने जिंदगी के दोराहे पर एक और सलाह सुनी थी, जो उसे माँ की परछाइयों से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी। परितोष ने एक नई शुरुआत का बीज बो दिया था, और पाखी अपनी आदतों से एक बार फिर असमंजस में थी। इन सबके बीच अनुपमा, जो हर किसी के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर रोशनी बन रही थी, खुद अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रही थी, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप प्रार्थना करती हुई।